अगला टॉपिक है अपना कौन सा अधिगम। अब अधिगम की कुछ विशेषताएं होती हैं, इसके कुछ प्रकार होते हैं, इसकी कुछ शैलियाँ हैं, ठीक है, और इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। ठीक है, अब अधिगम में देखें अपन, तो पहला आता है परिभाषा। जैसे कि परिभाषा क्या है, तो अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण के कारण व्यक्ति के व्यवहार व्यवहार की क्षमता में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम होते हैं। तो कैसे कोई अभ्यास कर रहा है बार बार में, ठीक है, या फिर उसको कुछ अनुभव हो गया, ठीक है, या फिर प्रशिक्षण हुआ है उसका, उसको ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है। तो क्या-क्या हुआ है अधिगम में, या तो उसको अभ्यास करवा रहे हैं किसी चीज़ का, या कुछ अनुभव हुआ है उसको, या फिर उसका प्रशिक्षण हुआ है, ट्रेनिंग हुई है, ठीक है। तो उसके कारण उसके व्यवहार में कोई चेंज आ गया, ठीक है, और व्यवहार की क्षमता में मतलब क्षमता बढ़ गई, या तो व्यक्ति के व्यवहार में ही बदल गया, ठीक है, या फिर क्षमता में कुछ परिवर्तन हो गया कि मतलब पहले वो अच्छा नहीं खेलता था, बाद में बहुत खतरनाक क्रिकेट खेलने लग गया। तो होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है ये, ठीक है। तो रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एंड बिहेवियर पोटेंशियल एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अन्य कारणों से हो सकते हैं, जैसे परिपक्वता आ जाए किसी इंसान में, बीमारी आ जाए, थकान, संवेगात्मक विकास हो जाए, मूल प्रवृत्ति के कारण यदि परिवर्तन आता है तो वह अधिगम नहीं है, ठीक है। अब अधिगम की विशेषताएँ क्या होती हैं? तो ये एक प्रक्रिया है। व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप होते हैं। किसी न किसी तरह का अनुभव शामिल होता है। मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम होता है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। यह निष्पादन से भिन्न है। व्यक्ति का निष्पादन व्यक्ति का प्रेक्षित किया जाता है, ठीक है? फिर व्यवहार या अनुक्रिया या क्रिया है, तो व्यवहार या अनुक्रिया या क्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली क्रियात्मक प्रक्रिया है, तो जीवन पर्यंत चलने वाली क्रियात्मक प्रक्रिया है। यह सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है, ठीक है? इसमें कई प्रकार की विधियाँ शामिल हैं, ठीक है? अधिगम में टीचर, मित्र, परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किन-किन की? टीचर की, मित्र की, परिवार की, इन सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये एक प्रक्रिया है। व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। कोई इंसान को सीख रहा है, तो पॉज़िटिव भी सीख सकता है, नेगेटिव भी सीख सकता है। किसी न किसी तरह का अनुभव शामिल होता है, ठीक है? और मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम होता है। लर्निंग इन्वॉल्व्स सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट, ठीक है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। ये निष्पादन से भिन्न है, ठीक है। निष्पादन व्यक्ति का प्रक्षेप होता है, ठीक है। फिर व्यवहार या अनुक्रिया या क्रिया है ये, ठीक है। फिर जीवन पर्यंत चलने वाली क्रियात्मक प्रक्रिया है। यह सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। इसमें कई प्रकार की विधियाँ शामिल हैं। अधिगम में टीचर, मित्र, परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर अधिगम के प्रकार क्या है? तो प्राचीन अनुबंध, क्लासिकल कंडीशनिंग, तो पावलोव के द्वारा दिया गया था ये क्लासिकल कंडीशन। इसने क्या बोला था? व्यक्ति विभिन्न साहचर्य साधनों के माध्यम से सीखता है। तो व्यक्ति विभिन्न साहचर्य साधनों के माध्यम से सीखता है। मतलब क्या होता है कि जैसे विभिन्न साहचर्य के साधनों के माध्यम से सीखता है, मतलब जैसे कि अपन, एक कोई कुत्ता है, उसको एक क्या बोले जा रहे हैं ना, रोटी देते हैं घंटी बजा के फिक्स टाइम पे, तो उसको फिर आदत हो जाती है कि एक घंटी बजेगी तो रोटी मिलेगी। तो वही है, विभिन्न साहचर्य साधनों के माध्यम से सीखता है, ठीक है। फिर क्रिया प्रस्तुत या नैमित्तिक अनुबंध, तो क्रिया प्रस्तुत या नैमित्तिक अनुबंध होता है, ये स्किनर ने दिया था। क्रिया प्रस्तुत या नैमित्तिक अनुबंध अधिगम का एक प्रकार है जिसमें परिणाम से व्यवहार को सीखा जाता है। तो अधिगम का एक प्रकार है जिसके परिणाम से व्यवहार को सीखा जाता है, बनाए रखा जाता है तथा उसमें परिवर्तन किया जाता है। तो अधिगम का एक प्रकार है जिसके परिणाम से व्यवहार को अपन सीख रहे हैं, फिर बनाए रखते हैं और उसमें परिवर्तन किया जाता है। ऐसे परिणाम को प्रबलक रीइंफोर्स कहा जाता है। तो क्या होता है, जैसे कोई व्यवहार मतलब कुछ परिणाम है और कुछ रिजल्ट आ रहा है, जैसे कि मतलब अपन ने शॉर्ट मतलब कोई गेट है, और गेट मतलब वो अपन ने थोड़ा सा लगाया, वहां से कुत्ता अंदर घुस पा रहा है और उसको पता है मैं इस गेट को खोलूंगा और उसके बाद उसको रोटी मिल जाती है, ठीक है। तो उसको पता है कि यार इसको ऐसा करने पे ये मिलता है। तो फिर उसको समझ में आ गया भाई कि अब मेरे को क्या करना है। तो जिसमें परिणाम से व्यवहार सीखा जा रहा है और उसे बनाए रखा जाता है, अथवा उसमें परिवर्तन किया जाता है,
ऐसे परिणाम को प्रबलक या रीइंफोर्सर कहते हैं, ठीक है? यदि कोई भी उद्दीपक या घटना है जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है, उसे रीइंफोर्सर कहते हैं, ठीक है? फिर प्रेक्षणात्मक अधिगम या फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, तो बंदूरा द्वारा दूसरों का प्रेक्षण करने से घटित होता है। अधिगम के इस रूप से इस अधिगम के इस रूप को पहले अनुकरण कहा जाता था, ठीक है? अनुकरण कहा जाता था। फिर इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, इसलिए कभी-कभी सामाजिक अधिगम मॉडलिंग भी कहा जाता है। तो बंदूरा द्वारा इसको किया गया दूसरों के परीक्षण करने से घटित होता है। अधिगम के इस रूप को पहले अनुकरण इमिटेशन कहा जाता है। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, इसलिए इसे कभी-कभी सामाजिक अधिगम मॉडलिंग भी कहा जाता है। अब ये जो प्रेक्षणात्मक अधिगम है, इसमें क्या करते हैं ना, हम वो दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं और उससे ऑब्जर्व करने के बाद उनको हम अपनाते हैं। जैसे दूसरों का परीक्षण करने से घटित होता है ये वाला। अधिगम के स्वरूप को पहले अनुकरण कहा जाता था। तो पहले इसको अनुकरण कहते थे कि मतलब दूसरे को कॉपी करना, ठीक है? इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, इसलिए कभी-कभी सामाजिक अधिगम या फिर मॉडलिंग भी कहा जाता है इसको, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं अधिगम का एक प्रकार। तो अपन ने देखा कौन-कौन से 3 तरह के। पहला था अपन ने देखा प्राचीन अनुबंध लर्निंग, ठीक है? लर्निंग के प्रकार में प्राचीन अनुबंध। फिर दूसरा था कौन-सा ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत या निमित्तिक अनुबंध। फिर है प्रेक्षणात्मक अधिगम यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। फिर एक अगला आता है कौन-सा संज्ञानात्मक अधिगम। तो कॉग्निटिव लर्निंग, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो अंतर्दृष्टि अधिगम होता है यानी इनसाइट लर्निंग। इसे कोलर ने दिया था और कोलर कहता है इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति स्वयं के संज्ञानात्मक ज्ञान का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान और करता है और सीखता है। तो जो खुद का संज्ञानात्मक ज्ञान है मतलब कॉग्निटिव उसका जो नॉलेज है उसका उपयोग करता है वो। अंतर्दृष्टि अधिगम इनसाइड लर्निंग। फिर अव्यक्त अधिगम, इसको कहते हैं लेटेंट लर्निंग। ये टॉलमैन ने दिया था और इसमें व्यक्ति एक नया व्यवहार सीख तो जाता है परंतु उसका प्रदर्शन नहीं करता जब तक कि उसे दर्शाने के लिए कोई प्रबलन प्रदान नहीं किया जाता। तो 2 तरह की लर्निंग होती है कॉग्निटिव लर्निंग में। एक होती है इनसाइड लर्निंग, तो मतलब उसका ज्ञान मतलब उसके पास खुद के पास है, कॉग्निटिव है, ठीक है? तो उसका यूज़ करता है वो। और एक दूसरा होता है जिसमें वो सीख तो जाता है, ठीक है? परंतु उसको यू दिखाता नहीं है, जब तक कि मतलब उसे कुछ अपन कोई ज़रूरत नहीं पड़े, प्रबलन ना दें या फिर उद्दीपक नहीं मिले, ठीक है? फिर वाचिक अधिगम। वाचिक अधिगम क्या है? वर्बल लर्निंग कि विभिन्न वस्तुओं, घटनाओं, लक्षणों के बारे में मुख्य शब्दों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करना, वाचिक लर्निंग है, वर्बल लर्निंग है। तो विभिन्न घटनाओं और लक्षणों के बारे में मुख्यतः शब्दों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करना। कौशल अधिगम, स्किल लर्निंग, जटिल कार्य को आसानी से करने की योग्यता या दक्षता रखना, यह अनुभव और अभ्यास को सीखा जाता है। कौशल लर्निंग, तो कौशल लर्निंग क्या है? स्किल लर्निंग है, जटिल कार्य को आसानी से करने की योग्यता या दक्षता, यह अनुभव और अभ्यास से सीखा जाता है, ठीक है? यही है। फिर एक अधिगम की शैलियाँ, तो लर्निंग स्टाइल्स, ठीक है? लर्निंग स्टाइल्स क्या है? ये एंडरसन ने दिया है, ठीक है? तो एंडरसन की है लर्निंग स्टाइल अधिगम की शैलियाँ। इसमें होती हैं 2 संबंधात्मक और दूसरी होती है विश्लेषणात्मक शैली, ठीक है? और संबंधात्मक में क्या होती है? जैसे संबंधपरक, शिक्षार्थी, सामाजिक संपर्क, रिश्ते और दूसरों के साथ संबंधों के माध्यम से अवधारणाओं को समझाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है? संबंधात्मक शैली। फिर विश्लेषणात्मक शैली। तो संबंधात्मक शैली होती है जिसमें क्या होता है जैसे संबंध परक शिक्षार्थी जैसे सामाजिक संपर्क हो गया, रिश्ते, दूसरों के साथ संबंध के माध्यम से अवधारणाओं को समझने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। व्यक्ति सूचना को संपूर्ण इकाई के रूप में प्रत्यक्ष करता है तथा इकाई के अंशों को संपूर्ण के साथ संबंध के आधार पर समझता है। तो इकाई के जो अंश हैं उनको संपूर्ण के मतलब पूरा एक साथ पढ़ता है और फिर उनको एक-एक चीज़ पे ध्यान देता है। सीखने का तरीका, समूह चर्चा हो सकता है, सहकारी शिक्षण गतिविधियों, सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। वे साथियों और प्रशिक्षकों की प्रतिक्रिया को महत्व देते हैं, दूसरों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं इसमें, ठीक है? तो सीखने का तरीका क्या है? समूह चर्चा होती है, सहकारी शिक्षण गतिविधियों के द्वारा होता है और सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है? तो यही है। तो इसमें क्या है संपूर्ण इकाई के रूप में इनको पढ़ना अच्छा लगता है, प्रत्यक्ष करना करना अच्छा लगता है, ठीक है? फिर समस्या का समाधान कैसे करते हैं? तो संबंध
परक शिक्षार्थी दूसरों से इनपुट और दृष्टिकोण मांगकर समस्याओं पर विचार मंथन करने के लिए साथियों के साथ सहयोग करके समस्या का सामना करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं ना कि मतलब ये यहाँ पे समस्या आती है तो क्या करते हैं, दूसरों से इनपुट्स लेते हैं, फिर उनके दृष्टिकोण जानते हैं और फिर उस पे मंथन करते हैं, फिर उसके बाद उसका सामना करते हैं समस्याओं का। फिर एक होती है विषय वस्तु। इनकी विषय वस्तु होती है मानवीय, सामाजिक और प्रासंगिक सामग्री, मौखिक विचार, सूचनाओं के लिए अच्छी स्मृति होती है। विषय वस्तु इनके मानवीय और सामाजिक। फिर उद्दीपन ना करने वाले कार्यों से अलग हटते हैं ये। उद्दीपित ना करने वाले कार्यों से अलग हट जाते हैं ये। वातावरण जो सहयोग, टीम वर्क और सामाजिक संपर्क पर जोर देते हैं, पारस्परिक संचार और संवाद का महत्व देते हैं, वो वातावरण होता है। फिर होते हैं विश्लेषणात्मक शैली। अब ये क्या है? इसमें विश्लेषणात्मक शिक्षार्थी तार्किक तर्क, आलोचनात्मक सोच और व्यवस्थित विश्लेषण के माध्यम से अवधारणाओं को समझने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। व्यक्ति तब ज़्यादा अच्छे से सीखता है जब सूचनाएँ एक-एक कर सोपानिक रूप से प्रस्तुत हो। तो इसमें कहते हैं कि व्यक्ति जब अच्छे से सीखता है कि जब कोई सूचना है, वो एक-एक कर मिल रही है उसको, उनका कोई एक क्रम है, उससे मिल रही है। व्यक्तिगत अन्वेषण, समस्या समाधान और स्वतंत्र अध्ययन के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। व्यक्तिगत अन्वेषण करते हैं, समस्या समाधान और स्वतंत्र अध्ययन के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। फिर विश्लेषणात्मक शिक्षार्थी समस्याओं को छोटे-छोटे घटकों में तोड़कर प्रत्येक भाग का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करके समाधान पर पहुँचते हैं ये तो। तो ये क्या करते हैं, समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं? छोटे-छोटे घटकों में तोड़ लेते हैं किसी समस्या को और प्रत्येक भाग पर व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करते हैं। फिर विषय वस्तु क्या है? अचेतन और अवैयक्तिक सामग्री का सुगमता से अधिगम। अमूर्त और अप्रासंगिक सूचनाओं के लिए अच्छी स्मृति होती है ये, ठीक है? फिर उद्दीपित न करने वाले कार्यों में भी लगे रहते हैं, ठीक है? फिर वातावरण, वातावरण क्या होता है? जो स्वतंत्र जाँच, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान पर जोर देते हैं। वे व्याख्यान, अनुसंधान और व्यक्तिगत अन्वेषण को प्राथमिकता देते हैं। फिर लर्निंग के कुछ और मॉडल हैं जो जैसे फ्लेमिंग ने दिया था एक वार्क मॉडल। इसमें क्या होता है, विजुअल, ऑडिटरी, रीड और काइनेमे काइनेस्थेटिक, ठीक है? तो 3-4 चीज़ बताई थी कि इनके द्वारा भी अपन लर्निंग करते हैं। विजुअल, ऑडिटरी, रीड, राइट और एक काइनेस्थेटिक। फिर कॉल्ब ने दिया था कौन-सा? साइकिल ऑफ लर्निंग। तो इसने बोला था पहले कि 2-3 तरह की होती हैं। पहले तो एक कंक्रीट एक्सपीरियंस होता है जिसमें अपन फ़ील करते हैं। एक होता है, पहले तो इसको हटाते हैं, इसको पहले सबसे स्टार्टिंग होती है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जिसमें वॉच करते हैं, फिर एसिमुलेट करते हैं चीज़ों को, ठीक है? उससे अपन थिंक करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइज़ेशन करते हैं, ठीक है? ठीक है? तो थिंक करते हैं, वॉच करते हैं, थिंक करते हैं, फिर अपन डू करते हैं, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, ठीक है? फिर कंक्रीट फ़ील होता है, कंक्रीट एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे अपन को फ़ील होता है, ठीक है? तो ये होती है ड्राइव। तो कॉल्ड साइकिल ऑफ लर्निंग, वॉच, थिंक, डू, फील। फिर अन्य में होता है डीप लर्निंग स्टाइल, गहराई से पढ़ते हैं, स्वतः अभिप्रेरित होते हैं। तो गहराई से पहले तो पढ़ेंगे, फिर स्वतः अभिप्रेरित होंगे, अर्थ और समझ पर ध्यान देते हैं, ठीक है? सरफेस लर्निंग, सरफेस लर्निंग क्या है? ध्यान केंद्रित करके बिना शब्दों की समझ के अध्ययन रखने की प्रवृत्ति होती है। ध्यान केंद्रित करके बिना शब्दों की समझ के अध्ययन रखने की प्रवृत्ति होती है। विभिन्न अभिप्रेरणा से प्रभावित होते हैं ये। फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है? जैसे होते हैं वातावरण, अभिप्रेरणा, प्रबलन, गुणवत्ता, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, सीखने का समय, अवधि, विधि, विषय वस्तु, पाठ्य सह क्रियाएं, अध्यापक संबंधी कारक। फिर सीखने के नियम, तो E.L. थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियमों की खोज की, जिन्हें निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया गया है। मुख्य नियम, प्राइमरी लॉज़, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, उपयोग का नियम, प्रभाव का नियम। फिर गौण नियम। तो मुख्य नियम क्या है? प्राइमरी लॉज़। तत्परता का नियम होता है, इसमें अभ्यास का नियम होता है, उपयोग का नियम होता है, प्रभाव का नियम होता है, गौण नियम होता है, सेकेंडरी लॉज़। बहुअनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम, पूर्व अनुभव और साहचर्य परिवर्तन का नियम।